हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मासल विक्रम, योर कॉमर्स टीचर, वेलकम्स टू यू इन वीवीएन एकेडमी। बेटा, आपको याद होगा कि हमने दो पार्ट वन पार्ट टू एमसीक्यू क्लास के नाम से इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस पर अपने प्लेलिस्ट में ऐड किए हैं। और ये जो क्लासेस मैं आप लोगों के लिए जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बेसिकली उन सभी पीजीटी कॉमर्स एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंट है जो या तो नेट की फॉर्म में है या स्टेट की फॉर्म में है या यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस एग्जामिनेशन के फॉर्म में है। एज वेल एज जो 11th क्लास के बच्चे हैं उनके लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। उनका भी इसमें सिलेबस काफी हद तक जो है कवर हो रहा है। और बेसिकली जो बुक यूज कर रहा हूँ वो सुभाष देसर की बुक यूज कर रहा हूँ, जिसमें एलेट्स ऑफ एम्पल ऑफ यू कैन से दैट एमसीक्यू क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं। और आज की क्लास का मेन मकसद रहेगा हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन पर ही। कई बार नेट के एग्जाम में, एसटेट के एग्जाम में भी कॉमर्स से ही पैराग्राफ जो है वो आ जाता है और उसी पर बेस्ड हमसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं आज की इस क्लास को। और इस क्लास में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और अपने उन दोस्तों को इस क्लास को देखने के लिए जरूर मोटिवेट करिए जो कहीं से भी सिलेबस को कवर नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये क्लास के लिए काफी बेनिफिटेड रहेगी। तो 11th क्लास वाले बच्चे जरूर इस क्लास को देखें। उनको भी थोड़ा आइडिया होगा कि फ्यूचर में किस तरीके के क्वेश्चन उनके कंपटीशन में मिलने वाले हैं। और जो 11th क्लास का सिलेबस है वो भी इसमें हमारा कवर हो रहा है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने लास्ट टाइम 48 एमसीक्यू डिस्कस किए थे पार्ट टू में। और मैंने 49th क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क के तौर पे दिया था कि आपको भाई इसको एज ए होमवर्क अपने घर से डिस्कस करना है या कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करना है। आइए इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। द रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। आपको करेक्ट अल्टरनेटिव उसमें से चूज करना था। स्टेटमेंट थी द auxiliaries to trade which provides vital information about the goods and services to customers is called advertisement। ठीक है, एडवर्टाइजिंग बिल्कुल सही है। जो एडवर्टाइजिंग होती है वो वाइटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। प्योर रिस्क इन्वॉल्व्स ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, बिल्कुल सही बात है। प्योर रिस्क में या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा, ये भी हमारी क्या है, बिल्कुल स्टेटमेंट है। तो इसका ऑप्शन क्या था हमारा, बोथ द स्टेटमेंट्स आर, बोथ द स्टेटमेंट्स आर। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। इज इट क्लियर? चलिए आइए आज की क्लास पर कंटिन्यू करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, बेसिकली कुछ बिग केस बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन जो है काफी हद तक हमारे लिए हेल्पफुल होंगे और हमारे एग्जाम में हमारी मदद भी करेंगे। तो पहली केस स्टडी आपके सामने है। ऑल द फोर चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर मदन मोहन लाल आर डॉक्टर्स। ठीक है, चार बच्चे हैं मदन मोहन लाल के, वो डॉक्टर हैं। श्याम इज अ स्किन स्पेशलिस्ट। श्याम क्या है, एक स्किन स्पेशलिस्ट है। कृष्णा क्या है, एक हार्ट स्पेशलिस्ट है। राधिका एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। ठीक है, गौरी इज अ फिजिशियन, गौरी एक फिजिशियन है। डॉक्टर श्याम ज्वाइन द मल्टी स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल। डॉक्टर श्याम ने क्या किया, एक मल्टी स्पेशलिस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल ज्वाइन किया। ठीक है। एंड डॉक्टर कृष्णा ने क्या किया है, एस्टेब्लिश हिज ओन नर्सिंग होम, उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर दिया एक प्रकार से। डॉक्टर राधिका वर्क्स इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती है। एज वेल एज ट्रीट्स द पुअर पीपल फ्री ऑफ कॉस्ट इन ए चैरिटेबल डिस्पेंसरी। एंड डॉक्टर गोरिका ओपन ए मेडिकल स्टोर wherein she sells genuine medicine getting the minimum profit margin। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन जो है केस स्टडी हो गई। आइए क्वेश्चन वन पर चलते हैं। चिल्ड्रन ऑफ मिस्टर मदन मोहन लाल आर इंगेज इन, बताइए वो किस प्रकार की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, बोथ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, और नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखिए, जो श्याम है वो बेसिकली एक स्पेशलिस्ट है और क्या कहाँ काम करते हैं, मल्टी स्पेशलिस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डॉक्टर कृष्णा खुद का नर्सिंग होम चला रही है, ये बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
राधिका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती हैं, तो ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। और साथ ही साथ चैरिटेबल डिस्पेंसरी में फ्री ऑफ कॉस्ट मरीजों को, पुअर पीपल्स को देख रही है, तो ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। गौरी ने क्या किया है, एक मेडिकल स्टोर ओपन किया है, तो ये भी क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है और बिजनेस की कैटेगरी में आता है। तो इसका मतलब है कि मिस्टर मदन मोहन लाल के जो बच्चे हैं वो इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक, यानी बोथ इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक दोनों प्रकार की एक्टिविटी में क्या है, इन्वॉल्व है। तो ऑप्शन सी हमारा इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ब्लैंक इज इंगेज इन एम्प्लॉयमेंट। आपको बताना है एम्प्लॉयमेंट में कौन इंगेज है। अब देखिए, डॉक्टर गोरी ने अपना डिस्पेंसरी ओपन किया था, स्टोर, मेडिकल स्टोर, तो ये नहीं है। डॉक्टर कृष्णा ने क्या किया था, अपना एक प्राइवेट क्लिनिक, ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर कृष्णा ओन नर्सिंग होम, तो ये भी नहीं है। राधिका एंड डॉक्टर श्याम दोनों एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में है। ये तो है, क्या करते हैं अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट, मल्टी स्पेशलिस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करते हैं। दोनों ही किस में काम कर रहे हैं, एज एन एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं। किस में काम कर रहे हैं, एज एन एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहे हैं। तो इसके हमारा आंसर दो हो जाएंगे, ए एज वेल एज बी। ठीक है, ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं, आप दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आएंगे। द रिवार्ड ऑफ द बिजनेस गेट्स फॉर द बियरिंग रिस्क इज कॉल्ड। अगर हमें कोई भी रिस्क उठाते हैं और उसके बदले कोई रिवार्ड मिलता है, तो रिवार्ड क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आपको बतानी है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इनमें से कौन सी है। ठीक है, ए फैक्टर ओनर प्रोड्यूसिंग स्कूल बैग्स फॉर द सेल इन द मार्केट, बिल्कुल ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। पर्सन बैगिंग एट द बिजी ट्रैफिक इंटरसेप्शन। अब देखिए, कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए भीख मांग रहा है, क्या मांग रहा है, भीख मांग रहा है, तो वो भी उसकी एक लाइवलीहुड का काम करता है। किसका काम करता है, लाइवलीहुड का। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट मानेंगे। सर्विस ऑफ ए डोमेस्टिक हेल्प डूइंग हाउस होल्ड कोर्स एट एन एम्प्लॉइज हाउस। तो ये भी अपने क्या करा, सर्विस ऑफ ए डोमेस्टिक हेल्प डूइंग हाउस होल्ड कोर्स एट एन एम्प्लॉइज हाउस, डोमेस्टिक हेल्प के लिए गया है, डूइंग हाउस होल्ड कोर्स एट एन एम्प्लॉइज हाउस। तो ये ये तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई, ये क्या है, हमारी नॉन इकोनॉमिक। तो ऑप्शन सी ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। अच्छा, ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है, ऑप्शंस में सेलेक्ट करना है, सर्विसेज ऑफ ए हाउस वाइफ डूइंग हाउस होल्ड कोर्स एट होम, सर्विसेज ऑफ ए हाउस वाइफ डूइंग हाउस होल्ड कोर्स एट होम। ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, चलिए एक बार दोबारा से इसको रिपीट करते हैं। मुझे लगता है शायद हमने कहीं गलत इसको इंटरप्रेट कर लिया। चलिए यहाँ से एक बार फिर से देखेंगे। देखिए, जो पर्सन है, वो जो ट्रैफिक पर भीख मांग रहा है, उससे उसकी लाइवलीहुड तो आ रही है, लाइवलीहुड तो आ रही है, लेकिन क्या वो कोई जो है किसी प्रकार की ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है जिससे प्रोडक्शन हो रहा है, नहीं, है ना, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। बेसिकली हम प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, इन चीजों को शामिल करते हैं अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो ये इसमें शामिल नहीं होता। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं बनेगा। और जो ये वाला पार्ट हमने पढ़ा था, सर्विस ऑफ डोमेस्टिक हेल्प डूइंग हाउस होल्ड कोर्स एट एम्प्लॉइज हाउस, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, डोमेस्टिक हेल्प डूइंग द हाउस होल्ड कोर्स, घर के कामों के लिए, तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा। और सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ डूइंग हाउस होल्ड कोर्स एट होम, ये हमारा इकोनॉमिक इकोनॉमिक का पार्ट बन जाएगा। तो इसमें बी और डी, ऑप्शन सी जो है हमारा, वो करेक्ट आंसर होगा। बी और डी जो है वो दोनों नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट माने जाएंगे। ठीक है, दोनों क्या माने जाएंगे, नॉन इकोनॉमिक। तो इसको एक बार करेक्ट करिएगा, हमने स्टार्टिंग में थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक कर ली, कोई बात नहीं, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा कि जो बैगिंग है, एक हाउसवाइफ होकर घर के काम करते हैं, तो वो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं होते, वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए सेकंड केस स्टडी देखते हैं। श्रेया एंड वृंदा दो पार्टनर हैं, एक श्रेया एक वृंदा, joined together and established a partnership firm dealing in the electronic goods. Each one of them looks after one particular department. ठीक है, they
had made it certain that every Saturday they would hold a meeting and share the information on the activities of their respective departments. In one of the meeting, they discuss about some key areas on which they should focus their attention. Shreya says we should focus on increasing productivity and profits through the best use of resources available. And on the other hand, Vrinda says we should keep clear of anti-social activities like adulteration, hoardings, profiting, and contribute the benefit of social society like opening charitable dispensary, educational institution, etc. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो श्रेया और वृंदा के बारे में है और दो पार्टिकुलरली एक जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का के बीच में पार्टनरशिप की है और अलग अलग डिपार्टमेंट देखते हैं दोनों के अलग अलग मत भी हैं सैटरडे मीटिंग में एक कहते हैं कि हमें प्रॉफिट पे फोकस करना चाहिए कहते हैं प्रॉफिट पर फोकस करेंगे लेकिन किसी प्रकार का अडल्ट्रेशन होर्डिंग प्रॉफिटिंग नहीं करेंगे और साथ साथ एक चैरिटेबल डिस्पेंसरी एजुकेशन भी स्टार्टअप करेंगे ताकि उससे सोसाइटी का वेलफेयर हो सके तो ये क्वेश्चन पर फोकस करते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए हमसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है श्रेया इज फोकसिंग ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस तो वो किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव पर फोकस कर रही है श्रेया दैट इज वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पर बेसिकली फोकस कर रही है ठीक है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पर उसका क्या है फोकस है वो प्रॉफिट कमाने के बारे में सोच रही है तो उसका फोकस केवल और केवल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स पर है वृंदा इज ट्राइंग टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस वृंदा क्या कर रही है फुलफिल कर रही है ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस किस प्रकार के ऑब्जेक्टिव उसने कहा कि हम किसी प्रकार की एंटी सोशल एक्टिविटी नहीं करेंगे लाइक होर्डिंग्स प्रॉफिटिंग और अल्ट्रेशन तो सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं साथ ही साथ वो चैरिटेबल डिस्पेंसरी भी ओपन करेगी ठीक है इससे भी क्या है सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं बट साइड बाय साइड वो फोकस किस पे कर रही है प्रॉफिट पर भी तो फोकस कर रही है किस पर फोकस कर रही है प्रॉफिट पर भी तो फोकस कर रही है तो इसका ऑप्शन जो है हमारा बेसिकली मेजर तौर पर वो क्या रहेगा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा सोशल ऑब्जेक्टिव क्यों क्योंकि प्रॉफिट के बारे में उसने डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा लेकिन वो प्रॉफिट कमाना चाहती है और स्पष्ट तौर पर उसने क्या कहा है एंटी सोशल एक्टिविटीज को वो परफॉर्म नहीं करेगी और ये क्या कर रही है स्पष्ट तौर पर प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिट्स को बढ़ाएगी तो ये प्रॉफिट के बारे में बात कर रही है और ये सोशल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रही है तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में बेसिकली क्या कर रही है बात कर रही है उससे इंडायरेक्टली प्रॉफिट बढ़ेंगे नो डाउट चलिए 17 पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए चैरिटी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी कौन सी करेक्टरिस्टिक नहीं है बिजनेस की में से प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेस की जो फीचर होती है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ये भी होती है डोनेशन ऑफ ए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फॉर चैरिटी ये बिजनेस का जो है प्रॉफिट मोटिव या फीचर्स के पार्ट में शामिल नहीं होता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स ये शामिल होता है तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर इट इज नॉट ए फीचर ऑफ नॉट ज्यादा नहीं नॉट ए फीचर ऑफ ए बिजनेस एक्टिविटी ठीक है चेंजेस इन मार्केट कंडीशन चेंजेस इन प्राइस और चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कस्टमर्स रेफर टू विच टाइप ऑफ रिस्क तो अगर हम रिस्क की बात करें तो ये एक प्रकार का कौन सा रिस्क हमारा स्पेकुलेटिव रिस्क है कैसा रिस्क है ये स्पेकुलेटिव रिस्क है ठीक है स्पेकुलेटिव रिस्क है दो प्रकार के रिस्क होते हैं एक प्योर रिस्क और एक स्पेकुलेटिव रिस्क प्योर रिस्क में या तो लॉस होगा या लॉस नहीं होगा बट स्पेकुलेटिव रिस्क में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है स्पेकुलेशन से वहां पर ठीक है केस स्टडी नंबर 3 देखिए रीड द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन नंबर 9 to 12 ऑन द बेसिस ऑफ सेम फरहान ए यंग मैन फरहान ए यंग मैन ठीक है wants to provide employment to the local people of his village and he decided to do wholesale business of the mobile phones made by the latest technique but so many questions began to crop up in his mind how will the goods be brought from the distance places and how will the finance be arranged and how will the information of his modern business conveyed to the people he consulted a business expert and Mr. Balram gave him information on the auxiliaries to trade which could solve his problem. Farhan understood and what the expert told him, he employed 50 workers and started the business. उसने बिजनेस को स्टार्ट कर दिया अब पहला क्वेश्चन उसका ये है विच इकोनॉमिक एक्टिविटी इज फरहान गोइंग टू फरहान किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है वैसे तो हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी को तीन पार्ट में बांटा है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को तीन पार्ट में बांटा है बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ठीक है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहा है वो प्रोफेशन में नहीं आ रहा है वो बिजनेस में आ रहा है ठीक है तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होगा लेकिन उसमें भी स्पेसिफिकली हमसे इसने क्या कहा है कि मोबाइल फोन्स
होलसेल बिजनेस करेगा किसका, मोबाइल फोन्स का होलसेल बिजनेस करेगा, मतलब वो गुड्स को परचेज करेगा और सेल करेगा, तो वो ट्रेडिंग के बिजनेस में इन्वॉल्व है। किसके बिजनेस में इन्वॉल्व है, ट्रेडिंग के। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ट्रेड बिजनेस। ठीक है। ऑन विच पार्ट ऑफ बिजनेस वाज द इंफॉर्मेशन गिवन टू फ्रांस बाय द बिजनेस एक्सपर्ट, तो दैट इज द बेसिकली ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के बारे में जो एक्सपर्ट है उसने फ्रांस को बताया है कि ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है जो उसकी प्रॉब्लम से सॉल्व आउट कर सकती हैं। इफ वी ऐड द आंसर क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 दोनों को ऐड कर दें, तो विच पार्ट ऑफ बिजनेस सेल वी हैव, तो दैट इज बेसिकली ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स क्या इंक्लूड करता है, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड या ऑक्सिलरीज टू ट्रेड वो इनमें इन्वॉल्व करता है। आइडेंटिफाई द ऑक्सिलरीज टू ट्रेड व्हिच may solve the problem of non as suggested by the business। अब बिजनेस में बेसिकली प्रॉब्लम किसके बारे में बात हुई है, भाई बेसिकली इसकी डिस्टेंस प्लेसेस के बारे में बात हुई है, फाइनेंस के बारे में बात हुई है, इंफॉर्मेशन के बारे में बात हुई है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ट्रांसपोर्टेशन से, बैंकिंग से और एडवर्टाइजमेंट से सोल्व हो जाएंगी, तो डी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज आर द करेक्ट आंसर। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा क्वेश्चन नंबर 4। Navina knows that without the service sector, the industries and trade sector could not operate smoothly. Service sector helps to produce goods in time as well as helps the goods reach consumer in time। बिल्कुल सही है। And the service sector is said to be backbone of the every business and industry। तो यहाँ पे बेसिकली सर्विस सेक्टर पर फोकस किया गया है। जो सर्विस सेक्टर होता है इंडस्ट्री का, टर्सरी सेक्टर जिसे हम बोलते हैं, उसके बिना कोई भी बिजनेस पॉसिबल नहीं है, और ये बैकबोन मानी जाती है किसी भी बिजनेस और इंडस्ट्री की। सो शी हैज डिसाइडेड टू वर्क विद द इंश्योरेंस कंपनी एज डेवलपमेंट मैनेजर एंड सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी हैज अपॉइंटेड हर एंड शी हैज सक्सेसफुली completed her training for the job requirement। सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू बिजनेस एंड हेल्प देम टू ग्रो एंड एक्सपेंड। ठीक है। तो जो सुरक्षा कंपनी है उसको हमने क्या कहा है, उसको एज ए अपॉइंट किया है हमने सक्सेसफुली ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पर। ठीक है। सी हैड डिसाइडेड टू वर्क विद एन इंश्योरेंस कंपनी एज ए डेवलपमेंट मैनेजर, और उसको सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी के अंदर बेसिकली एक डेवलपमेंट मैनेजर के तौर पर उसने अपनी जॉब ट्रेनिंग पूरी की है। और सुरक्षा इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है टू द बिजनेस, हेल्प दम टू ग्रो एंड एक्सपेंड, उनको बढ़ने में और एक्सपेंड करने में भी हेल्प करती है। आइए क्वेश्चन 13 देखते हैं। नेम द हिंड्रेंस ऑफ ट्रेड रिमूव्ड बाय इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस कौन सी प्रॉब्लम को दूर करता है, बेसिकली रिस्क की प्रॉब्लम को दूर करता है ना। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आइडेंटिफाई द फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ क्लेम फॉर द रिस्क ऑफ लॉस। तो रिस्क ऑफ लॉस को कंप्लीट करने के लिए जो वो पेमेंट लेता है उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्शन। इन सब के बारे में थोड़ा आगे चलकर भी हमारे पास सर्विसेज ऑफ द बिजनेस में डिटेल इन्फॉर्मेशन रहेगी, वहां पे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये क्योंकि इवोल्यूशन के चैप्टर में सर्विसेज दी गई हैं तो उनसे रिलेटेड इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, जो केस बेस्ड क्वेश्चन है, जो आपको पता होने चाहिए। द कंसिडरेशन चार्ज बाय द इंश्योरेंस कंपनी फॉर प्रोवाइडिंग द सर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रीमियम। उसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम बोलते हैं। ठीक है, बोला जाता है। ब्लैंक इज द पर्सन और प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू द रिस्क। तो इंश्योर्ड की जो प्रॉपर्टी होती है दैट इज द सब्जेक्ट टू द रिस्क। ठीक है, सब्जेक्ट टू द रिस्क। इज इट क्लियर, बोलिए क्या आपके केस स्टडी के चारों क्वेश्चन समझ में आए। तो चारों केस स्टडी आती है आपको समझ में आई हो तो आप चैनल के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, उनको भी बताइए कि हम इंटरेस्टिंग वे में पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, और इससे हमारे कंसेप्ट भी क्या हो रहे हैं, क्लियर हो रहे हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली जो केस स्टडी है ये बिजनेस बिजनेस की इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर थी, और उस इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में बेसिकली हमने बात की बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के बारे में, और ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज ट्रेड के बारे में, प्लस इंडस्ट्री के अंदर जो टर्सरी इंडस्ट्रीज होती हैं, टर्सरी इंडस्ट्री होती हैं, सर्विस सेक्टर जिसे हम बोलते हैं, उनके बारे में हमने यहाँ डिस्कस किया। तो ये सब हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे नंबर 9671925624 पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास के लिंक को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, और ये क्लास मैं फिर बता दूं उन सभी कॉमर्स एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनवीएस का एग्जाम हो, केवीएस का एग्जाम हो, ईएमआरएस का एग्जाम हो, यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, नेट या एससेट का एग्जाम ही क्यों ना हो। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।